नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। शिक्षक मनोविज्ञान के अंतर्गत टॉपिक वाइज सीरीज की जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस की प्रश्नमाला चल रही है, उसमें शैक्षिक संप्रत्यय यानी एजुकेशनल जो कंसेप्ट है उसके बारे में ये वीडियो है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल प्रश्न दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आत्म संप्रत्यय, अभिवृत्ति, रुचि, आदत, अभिरुचि, निर्देशन एवं सामाजिक कौशलों के बारे में हम पता लगाएंगे। आपको अपने आप को टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा कि किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, उसमें और सुधार की गुंजाइश है या बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। तीसरा ऑप्शन है, योग्यता के संबंध में यदि आत्म संप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। आकांक्षा का स्तर, वास्तविक होने का प्रभाव आत्म संप्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है। तो इनमें से आत्म संप्रत्यय के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो हमें छांटना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में निश्चित रूप से कोई ना कोई संबंध होता है। इसके बारे में और हम पता लगाते हैं। आत्म शब्द जो है, आत्म शब्द वो अंग्रेजी शब्द के सेल्फ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी हिंदी में जो आत्म शब्द है वो अंग्रेजी के सेल्फ का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है व्हाट वन इज, या जो कुछ कोई होता है। अर्थात एक व्यक्ति जिस प्रकार से अपना प्रत्यक्षीकरण करता है अथवा जिस प्रकार से अपने आप को देखता है उसको ही हम व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय कहते हैं। व्यक्ति एक सामान्य संप्रत्यय नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की वे समस्त भावनाएं, धारणाएं, अनुभूतियां या उनके मूल्यांकन का अर्थ आ जाता है जो कि वह अपने संबंध में रखता है या विकसित करता है। अर्थात आत्म संप्रत्यय जो है वो एक सामान्य संप्रत्यय नहीं है। इसके अंतर्गत वे सभी भावनाएं, धारणाएं, अनुभूतियां या व्यक्ति के मूल्यांकन का अर्थ आ जाता है जो वह अपने संबंध में रखता है या विकसित करता है। यानी जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का, जैसे भावनाएं, धारणाएं, अनुभूतियां या उनके मूल्यांकन का जो अर्थ रखेगा वही उसके संबंध में विकसित होता है। यानी आत्म संप्रत्यय एक बहुत बड़ा शब्द है। आत्म संप्रत्यय का अर्थ है एक व्यक्ति अपने गुणों और व्यवहारों के संबंध में जो मत रखता है वही उसका आत्म संप्रत्यय है। आत्म संप्रत्यय का उद्भव व्यक्तित्व के आरंभिक सिद्धांतों में हुआ। सबसे पहले रेन डेस्कार्ट्स जो मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने संज्ञान अर्थात व्यक्ति की आत्म अस्तित्व को जागरूकता के संदर्भ में चर्चा का विषय बनाया था। तो रेन डेस्कार्ट्स जो मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने संज्ञान यानी कि व्यक्ति की आत्म अस्तित्व को जागरूकता के संदर्भ में चर्चा का विषय बनाया। तो सबसे पहले चर्चा करने का जो योगदान है या श्रेय जाता है वो रेन डेस्कार्ट्स को जाता है। विलियम जेम्स आधुनिक युग के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्म संप्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में सन 1890 में इस धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया था। यानी कि जो संज्ञान या व्यक्ति की आत्म अस्तित्व को जागरूकता करने का जो संदर्भ चर्चा में लाया गया था वो तो रेन डेस्कार्ट्स के द्वारा लाया गया था, लेकिन आत्म संप्रत्यय जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो विलियम जेम्स महोदय के द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में इसको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म संप्रत्यय की यह परिभाषा किसने दी है।
गेल ने, साइमंड्स ने, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी ने या गिब्स ने, तो आत्म संप्रत्यय की इस परिभाषा को देने वाले हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का जो विश्वकोश है उसमें इस प्रकार की ये परिभाषा दी गई आत्म संप्रत्यय की कि व्यक्ति की अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता ही आत्म संप्रत्यय कहलाती है। इसके अलावा आत्म संप्रत्यय की जो अन्य परिभाषाएं दी गई हैं वो गार्डनर मर्फी के अनुसार, गार्डनर महोदय जो मनोविज्ञानी है एवं मर्फी, उन्होंने कहा है कि आत्म व्यक्ति का वह रूप है जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है, यानी व्यक्ति को अपने बारे में जो कुछ पता है वही आत्म संप्रत्यय है, गार्डनर एवं मर्फी महोदय के अनुसार। इसके अलावा अन्य जो मनोविज्ञानी हैं जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा यानी बहुत सी बार अहम के अर्थों में किया जाता है। यह वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। यानी जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि आत्म शब्द जो है उसका प्रयोग बहुधा यानी बहुत सी बार अहम के अर्थों में किया जाता है। यह वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है, यानी जागृत रहता है। यानी जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि आत्म संप्रत्यय वह शब्द है जो बहुत सी बार अहम यानी घमंड के रूप में भी अर्थ में लाया जाता है, और यह उस एजेंट के रूप में कार्य करता है जो केवल अपने ही पहचान को बनाए रखना चाहता है, यानी अपने बारे में ही सोचता है। इसके अलावा जॉनसन महोदय जो हैं, जॉनसन महोदय कहते हैं कि आत्म को ऐसी आंतरिक वस्तु के रूप में माना जा सकता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार उसके अंतर्गत स्वयं को क्षमताओं एवं विलक्षणताओं के संबंध में स्वयं के विचार व मूल्यांकन, गर्व, लज्जा एवं आत्मसम्मान के संबंध में कुछ ऐसी अनुभूतियां सम्मिलित होती हैं जिनमें से प्रत्येक कुछ परिस्थितियों में क्रियाशील हो सकती हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? पहला है आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है, दूसरा है आत्म संप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होती है, तीसरा ऑप्शन है आत्म संप्रत्यय बहुत आयामी होती है, और चौथा ऑप्शन है आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है। तो निम्न में से यानी जो नीचे विशेषता दी गई हैं उनमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है वह है आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है। इसके बारे में और हम पता लगाते हैं आत्म संप्रत्यय की जो विशेषता है। तो पहली विशेषता है आत्म संप्रत्यय विकसित व्यक्तित्व का एक लक्षण है। जब किसी का जो पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व है वो डेवलप हो जाती है तो उसका एक लक्षण आत्म संप्रत्यय होती है। दूसरी विशेषता है आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति अपने विषय में चिंतन करता है। अपने विषय में चिंतन करना, अपने में खोया रहना, अपना चिंतन करना ही आत्म संप्रत्यय होता है। अगला है आत्म संप्रत्यय में व्यक्तित्व की अच्छाइयों एवं बुराइयों, सफलताओं असफलताओं को जानने एवं उसका आकलन करने की योग्यता होती है। यानी अच्छे एवं बुरे का ज्ञान करना भी आत्म संप्रत्यय है। बुद्धि की अतिरिक्त आयु, परिपक्वता, वातावरण आदि आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करते हैं। यानी बुद्धि जो है वो आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करती है, लेकिन आयु, परिपक्वता, वातावरण आदि जो तत्व हैं वो भी आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करते हैं। कार्ल रॉजर्स जो मनोविज्ञानी हैं उन्होंने आत्म संप्रत्यय के सिद्धांत में आत्म संप्रत्यय को फ्रायड के सुपर ईगो के समान माना है और इसे आदर्श आत्म संप्रत्यय का नाम दिया है। यानी कार्ल रॉजर्स आत्म संप्रत्यय को फ्रायड के सुपर ईगो के समान मानते हैं और इसे आदर्श आत्म संप्रत्यय कहते हैं। आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि आत्म संप्रत्यय जो है वो प्रोपियम शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए जिसको ज्ञात आत्म संप्रत्यय बताए। यानी आलपोर्ट ने आत्म संप्रत्यय के लिए
प्रोपियम शब्द का प्रयोग किया, जिसको ज्ञात आत्म संप्रत्यय बताया। तो आलपोर्ट ने आत्म संप्रत्यय के लिए प्रोपियम शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, स्व प्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से या बुद्धि से। तो स्व प्रत्यय जो विकसित होता है वह स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है, यानी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों सोचों को मिलाकर स्व प्रत्यय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है रुचि, बुद्धि, स्व प्रत्यय या स्व अनुशासन। तो स्व प्रत्यय यानी कि स्व प्रत्यक्षीकरण जब हम अपने आप को देखते हैं और लोग हमारे बारे में सोचते हैं और देखते हैं, तो इसके द्वारा स्व प्रत्यय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं वो होती है शरीर प्रतिमा, स्वज्ञान, स्व प्रत्यय या शरीर ज्ञान। तो विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप जो व्यक्ति स्वयं के बारे में रखता है उसे कहते हैं स्व प्रत्यय, यानी विचारों, भावना तथा अभिवृत्तियों को जोड़कर ही स्व प्रत्यय का निर्माण होता है। ये स्व प्रत्यय जो है वो व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में रखे गए विचारों का ये संयुक्त रूप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो अभिवृत्ति जो है वो आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित नहीं होती। अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से है, यानी व्यक्ति का दृष्टिकोण जो होता है, एटीट्यूड, उसे ही अभिवृत्ति कहा जाता है। यह दृष्टिकोण ही विभिन्न विचारों, प्राणी, घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रति हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। यानी अभिवृत्ति के द्वारा ही विचारों, भावनाओं, प्राणी और घटनाओं, इन वस्तुओं के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसके लिए निश्चित दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब वह अपने गणित के अध्यापक को पसंद करता है, वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं, या उपयुक्त सभी। तो जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो वह ये सभी प्रकार की प्रक्रियाएं करता है, यानी वह अपने गणित के अध्यापक को पसंद करने लगेगा, गणित विषय की ही वह परीक्षा देना चाहेगा और वह उन विद्यार्थियों की संगति पसंद करेगा जो गणित में होशियार यानी अच्छे हैं। तो ये सभी प्रकार की जो प्रक्रिया की जाती हैं वह गणित में यानी विषय विशेष में होशियार रहे बच्चे के द्वारा की जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। लिकर्ट स्केल, ओस्गुड सेमेटिक डिस्टेंस स्केल, द वोगार्ड्स सोशल डिस्टेंस स्केल या इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। तो ऐसा मापनी या स्केल जो अभिवृत्ति को नहीं माप सकते जिसके द्वारा, वह है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। अन्य प्रकार की जो विधियां हैं उनको और देख लेते हैं। अभिवृत्ति मापन की जो विधि है वो है, पहला है व्यावहारिक विधि। पहली है व्यावहारिक विधि। इसके अंतर्गत सबसे नंबर 1 पर रहेगी प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। प्रत्यक्ष प्रश्न विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति, विचार, घटना, वस्तु, मूल्य आदि के बारे में प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर उसकी अभिवृत्ति ज्ञात की जाती है। इसमें दूसरी विधि है प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि। यानी जो व्यावहारिक विधि है उसमें पहली तो हो गई प्रत्यक्ष प्रश्न विधि और दूसरी है प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि। इसके अंतर्गत व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहारों का निरीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि वह विभिन्न मनोवैज्ञानिक पदार्थों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो उपयुक्त दोनों जो विधियां हैं वो विषयगत हैं
और इनसे व्यक्ति की अभिवृत्तियों के विषय में सही जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि समाज में जहां दोहरे व्यक्तित्व यानी डबल पर्सनैलिटी होते हैं, ये विधियां पूरी तरह असफल रहती हैं। अब दूसरे प्रकार की जो विधियां हैं, व्यवहारिक विधि हो गई पहले, तो दूसरी जो है वो है मनोवैज्ञानिक विधियां। मनोवैज्ञानिक दूसरी जो विधियां हैं वह है मनोवैज्ञानिक विधियां। मनोवैज्ञानिक विधि में पहली है युग्म तुलनात्मक विधि। युग्म तुलनात्मक विधि थर्स्टन ने सन 1927 में, थर्स्टन जो मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने सन 1927 में इस विधि का विकास किया। उन्होंने युग्म रूप से कुछ कथनों की सूची बनाई। इस विधि में प्रत्येक कथन को अन्य सभी कथनों के साथ जोड़ा जाता है और हर जोड़े के संबंध में उसकी सहमति या असहमति पूछी जाती है। तो ये जो युग्म तुलनात्मक विधि रही। इसके अलावा समान दूसरी जो विधि है वह है समान उपस्थिति अंतराल विधि। समान उपस्थिति अंतराल विधि, इसके अंतर्गत इस विधि का निर्माण एवं प्रतिपादन जो था वो थर्स्टन तथा चेब ने किया। थर्स्टन व चेब महोदय के द्वारा ये बनाई गई थी। इस विधि में भी कुछ कथन होते हैं। प्रत्येक कथन पर व्यक्ति की प्रतिकूल, अनुकूल तथा तटस्थ स्थिति की सहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर पूछी जाती है। 11 बिंदु होते हैं इसमें, उनके अंतर्गत प्रश्न किए जाते हैं। तीसरी विधि है योग निर्धारण विधि। योग निर्धारण विधि के अंतर्गत क्या है, किसने इसका आविष्कार किया, देखते हैं। तो लिकर्ट महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। इस विधि में निर्धारण मार्ग यानी रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है, किंतु इनमें 11 बिंदुओं के स्थान पर केवल 5 बिंदु रखे गए हैं। समान उपस्थिति अंतराल में तो 11 बिंदु थे, लेकिन इस योग निर्धारण विधि में 5 बिंदु रखे गए हैं। पहला बिंदु है पूर्ण सहमति, दूसरा बिंदु है सहमति, तीसरा बिंदु है अनिश्चित, चौथा बिंदु है असहमति एवं 5वां बिंदु है पूर्ण सहमति। इस विधि के अलावा जो चौथी विधि है वह है स्केलोग्राम विधि। इस विधि का प्रतिपादन गेटमैन जो मनोविज्ञानी हैं उनके द्वारा किया गया, यानी गेटमैन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। स्केलोग्राम विधि को गेटमैन महोदय ने बनाया था। इस विधि में भी कथनों को जोड़ा जाता है। सहमति पर 1 अंक तथा असहमति की स्थिति में 0 अंक प्रदान करके संपूर्ण का योग करके कुल अभिवृत्ति अंक जोड़े जाते हैं। अगली जो विधि है वह है क्रमबद्ध अंतर विधि। इस विधि का विकास थर्स्टन महोदय जो है उन्होंने 1937 में किया था, किंतु व्यापक प्रयोग तथा प्रचार इसका सफीर ने किया था। सफीर नामक जो मनोवैज्ञानी है उन्होंने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया था। प्रतिपादन थर्स्टन महोदय ने 1937 में किया था। इस विधि में कथन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तथा कथनों को क्रमबद्ध अंतर से मापा जाता है। अगली जो विधि है वह है विभेद कारिता विधि। इस विधि का प्रतिपादन
तथा किलपैट्रिक, एडवर्ड तथा किलपैट्रिक ने विभेदकारिता विधि का आविष्कार किया था और सन 1948 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। सन 1948 में इसका आविष्कार किया। यह विधि कोई मौलिक विधि नहीं है। इस विधि में प्रमुख रूप से समान उपस्थिति विधि तथा क्रमबद्ध अंतर विधि को मिलाया गया है। इन समान उपस्थिति विधि और क्रमबद्ध अंतर विधि को मिलाकर विभेदकारिता विधि का निर्माण एडवर्ड्स तथा किलपैट्रिक ने 1948 में किया था। अगली विधि है सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1952 में ओसगुड महोदय ने किया। ओसगुड मनोविज्ञानी जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम 1952 में सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि का प्रयोग किया था। यह स्केल यह स्वीकार करके चलता है कि एक ही मनोवैज्ञानिक पदार्थों के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न धारणा होती है। तो इस प्रकार से जो अभिवृत्ति मापन की विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं। पहली है व्यावहारिक विधियां और दूसरी है मनोवैज्ञानिक विधियां। तो व्यावहारिक विधियों के अंतर्गत दो प्रकार की विधि, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि और अब जो प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि है वह है, और मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत 7 प्रकार की विधियों को शामिल किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? यानी कौन सा ऐसा परीक्षण है जो जीवन पर्यंत चलने वाली अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण या बुद्धि परीक्षण? तो जो जीवन पर्यंत चलने वाली अनौपचारिक सूचनाओं यानी अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आधारित होता है वह है अभिवृत्ति परीक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना या गति करना? तो गति करना जो है वो रुचि का पहलू नहीं होता है। रुचि शब्द जो है वो अंग्रेजी के इंटरेस्ट शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में ये इंटरेस्ट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में इंटरेस्ट का अर्थ होता है यह संबंधित है, यह संबंधित है। यानी कि हिंदी में जो रुचि शब्द है वो अंग्रेजी के इंटरेस्ट से लिया गया, और इंटरेस्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के यह संबंधित शब्द से लिया गया है। यानी लैटिन भाषा में इंटरेस्ट का अर्थ होता है यह संबंधित है, तो लैटिन भाषा से ही ये इंटरेस्ट शब्द आया है। मूल शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, और हिंदी में इंटरेस्ट शब्द अंग्रेजी से आया है जिसका अर्थ होता है रुचि, और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है यह संबंधित है। रुचि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रीय शक्ति है। अध्यापक के सभी प्रयत्नों का लक्ष्य विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को विकसित करना होता है। रुचि बच्चों को केवल सीखने में ही सहायता प्रदान नहीं करती, बल्कि उनके दृष्टिकोणों, उनकी प्रवृत्तियों तथा अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के निर्माण में भी सहायक होती है। रुचि केवल किसी चीज़ की पसंदगी मात्र है, अर्थात कोई वस्तु जो हमें पसंद है वह उसमें हमारी रुचि अवश्य होगी। यानी व्यक्ति की जो रुचि है वो उसकी पसंद की वस्तु में ही होती है। यदि कोई वस्तु उसे पसंद नहीं है तो उसका जो इंटरेस्ट यानी रुचि जो है वो उस वस्तु में नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी एक समस्या की प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है, वह दर्शाता है प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, रुचि या कोई नहीं? तो एक विद्यार्थी एक समस्या के अनेक प्रासंगिक उत्तर प्रस्तुत करता है, यह उसकी रुचि को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? यानी वह कथन हमें छांटना है
जो रुचि के बारे में सत्य नहीं है। पहला कथन है रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। दूसरा कथन है रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तीसरा कथन है रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। चौथा है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो रुचियों के बारे में जो हमारा कथन है, यह प्रश्न आरटेट लेवल 2 एग्जाम 2011 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। रुचियों की या रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी वह कथन हमें छांटना है जो सत्य नहीं है। ये सत्य और असत्य वाले जो प्रश्न हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है, आराम से इनको हल करना चाहिए। तो रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही बात है। रुचियां समय के अनुसार भी बदलती रहती हैं, ये भी सही बात है। रुचियां योग्यता एवं अक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यह सही बात नहीं है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं? वंशानुक्रम, मूल प्रवृत्तियां एवं विचार, जानना, अनुभव करना एवं मूल प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और वंशानुक्रम, क्रियात्मक एवं अनुभव करना। तो रुचि के जो 3 संप्रत्यय हैं वो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक, इसमें दिए हुए हैं। तो रुचि के 3 मुख्य पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक। 3 प्रकार की रुचियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा है दोनों वातावरण से प्रभावित होते हैं। तीसरा है दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्कालीन विशेष अनुभव प्रभाव डालते हैं। और चौथा है अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन, यानी मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्जित है, यानी वह कौन सा तत्व है जिसको अर्जित किया जा सकता है? तो इनमें से 3 में से हमें छांटना है। आदत, प्रतिवर्ती क्रियाएं, मूल प्रवृत्ति या प्राथमिक अभिप्रेरक। तो आदत जो है वो अनुभव, यानी कि जिनको अर्जित किया जा सकता है, हम हासिल कर सकते हैं। किसी भी क्रिया की पुनरावृत्ति इतनी बार हो कि वह क्रिया स्थायी हो जाए, इसे आदत कहा जाता है। हैबिट शब्द, यानी आदत जो है उसको इंग्लिश में हैबिट कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा जो है, लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा में इसको हैबिटस, लैटिन भाषा में इसको हैबिटस कहा जाता है। और यह संज्ञा शब्द है, अर्थात हवेरे, यह शब्द क्रिया से है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। यानी लैटिन भाषा में हैबिटस शब्द, यानी हैबिटस एक संज्ञा है, नाउन जिसको कहा जाता है। और ये नाउन जो है वो हवेरे जो शब्द है क्रिया, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस हवेरे का अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से किसी भी क्रिया की पुनरावृत्ति इतनी बार की जाए कि वह क्रिया स्थायी हो जाए, इसे आदत कहते हैं। और ये जो हैबिट शब्द है, इंग्लिश में जो हैबिट शब्द है वो लैटिन भाषा के हैबिटस या हवेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करने की ही प्रक्रिया है, यह कथन किसका? यानी आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की ही प्रक्रिया है, यह कथन जो है वो आदत के बारे में किसने कहा है? किंग्सले, गेट्स, क्रो या क्रोनबेक। तो क्रो एंड क्रो जो मनोविज्ञानी, उन्होंने आदतों के बारे में ये कहा है कि ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की ही प्रक्रिया को सीखना कहा जाता है। अब आदत की जो परिभाषा है वो गैरेट जो मनोविज्ञानी है, गैरेट महोदय, उन्होंने कहा है कि जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे ही आदत कहते हैं। इसी प्रकार रायबर्न महोदय जो हैं वो कहते हैं
कि आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का ही परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से एवं अधिकतम इच्छा गति से संपन्न होता है। तो रावण महोदय के अनुसार आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है, यानी किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से बार बार यदि किया जाए तो उसी का परिणाम ये होता है कि हमारी वो कार्य करने की प्रक्रिया हमारी आदत बन जाती है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से एवं अधिकतम इच्छा गति से संपन्न होता है। यानी जब हमारी आदत बन जाती है, कोई भी कार्य हमारा आदत के रूप ले लेता है तो हम उसको बहुत जल्दी और तीव्र गति से करते हैं, और जिस विषय में हमारा इंटरेस्ट नहीं है या जो हमारी आदत में नहीं है उसको करने में हमको जोर आता है, यानी समय भी अधिक लगता है। तो रावण महोदय यही कहना चाहते हैं कि एक समान कार्य को बार बार दोहराए जाने का यानी बार बार करने का ही परिणाम आदत है, और आदत में आए हुए कार्य को हम बहुत जल्दी और तीव्र गति से करते हैं। आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, या व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। तो आदतों के बारे में हमारा जो कथन था यही सही नहीं है कि व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह आसानी से छूट जाती है। यानी बुरी आदत जो होती है वो आसानी के साथ नहीं छूटती है, उसको छोड़ने में व्यक्ति को जोर आता है, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो आदतें जन्मजात होती हैं, बिल्कुल सही बात है। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, बिल्कुल सही बात है। आदत निर्माण का आधार कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, यह सही बात नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति या प्रत्यक्षीकरण। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को अभियोग्यता कहा जाता है, अभियोग्यता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्व संप्रत्यय के निर्माण में सहायक है अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य, अभिक्षमता। तो स्व संप्रत्यय के निर्माण में सहायक जो है वो है अभिक्षमता। अभिक्षमता के द्वारा ही स्व संप्रत्यय का निर्माण किया जाता है। उच्च स्व संप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है दिवास्वप्न, आत्मविश्वास की कमी, उच्च बुद्धि या उच्च अभिक्षमता। तो उच्च स्व संप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है उच्च अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, कोडर परीक्षण के द्वारा मापा जाता है अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। तो कोडर परीक्षण के द्वारा अभिरुचि को मापा जाता है। कोडर परीक्षण जो है, इस परीक्षण का निर्माण जीएफ कोडर द्वारा 1954 में किया गया था। कोडर परीक्षण का निर्माण जीएफ कोडर द्वारा 1954 में किया गया। माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, इसके द्वारा 21 पेशाओं में छात्रों की अभिरुचि की माप की जाती है। इसमें कुल 158 एकांश हैं और प्रत्येक एकांश में 3-3 विकल्प रहते हैं, जिनमें व्यक्ति या छात्र को एक जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता है तथा जिसे वह सबसे कम पसंद करता है का चयन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो कोडर परीक्षण है ये जीएफ कोडर के द्वारा 1954 में किया गया और अभिरुचि को इसके द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। ज्ञान एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। ज्ञान व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोणों को संसार में प्रस्फुटित करता है। ज्ञान एक अनुभव है जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ज्ञान क्या है? यानी ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा, स्वप्रत्यय पर, स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर, लिंग, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर, या अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिरुचि पर। तो छात्रों की जो निष्पत्ति है वो स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। क्षमताएं, खुशी,
संबंध, बुद्धि। तो मार्ग निर्देशन यानी गाइडेंस जो है वो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकसित करने में सहायता देती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को सहायता करे, जीवन लक्ष्य के आदर्श बताए, समर्पण तथा विश्वास के बारे में बताए, सृजनात्मक कार्य में रुचि जगाए या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का ये सभी प्रकार के कार्य करने का दायित्व होता है। जीवन के लक्ष्यों के आदर्श उनको बताए, समर्पण तथा विश्वास की भावना उनमें जमाए और सृजनात्मक कार्य करने में भी रुचि उनके अंतर्गत जगाए। तो ये सभी प्रकार के कार्य एक निर्देशक के द्वारा किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, नौकरी दिलाने पर, सेवार्थ की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता करने पर, यानी सेवार्थ यानी जो हमारा स्टूडेंट है उसको उचित नौकरी ढूंढने में सहायता की जाए, या शिक्षा व्यवस्था की वृत्ति उन्मुख बनाने पर, या सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्देशन नहीं है या निर्देशन के अंतर्गत किसे शामिल नहीं करेंगे? संकेत करना, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, समस्या का समाधान करना। तो समस्या का समाधान करना जो है वो निर्देशन का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? ऐसा बिंदु जिसको व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत शामिल नहीं करते। समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमताएं, अभिवृत्ति और व्यक्तिगत विशेषताएं। तो समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्देशन है? आदेश देना, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे पर थोपना, दूसरे के लिए गए निर्णय या सहायता करना। तो निर्देशन जो है वो है सहायता करना। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया होती है समस्या केंद्रित, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित या निर्देशन कर्ता केंद्रित। तो निर्देशन प्रक्रिया जो होती है वह है बाल केंद्रित, यानी बालक को ही निर्देश दिया जाता है, बालक इसके बीच में होता है, यानी बालक को केंद्र बनाते हुए निर्देशन का कार्य शिक्षक या जो फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदान करता होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन दिया जाना चाहिए समस्या होने पर, विद्यालय जीवन में, विषय चयन के समय, आजीवन। तो निर्देशन देने की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती रहती है। जिस प्रकार से अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार निर्देशन जो है वो भी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक कौशल हैं? संप्रेषण कौशल, द्वंद्व प्रबंधन कौशल, नेतृत्व कौशल, उपयुक्त सभी। तो ये जो सामाजिक कौशलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं वो तीनों प्रकार के कौशल शामिल हैं, संप्रेषण कौशल, द्वंद्व प्रबंधन कौशल एवं नेतृत्व कौशल। अर्थात ये सभी प्रकार के जो कौशल हैं वो सामाजिक कौशलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब जो आत्म संप्रत्यय शब्द है उसको और थोड़ा देखते हैं। आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म संप्रत्यय के मापन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो प्रविधि है वह अर्थ विभेदक प्रविधि को विकसित करने का श्रेय आसगुण को जाता है। अर्थ विभेदक प्रविधि को आसगुण ने बनाया था। हाई स्कूल में छात्रों के आत्म संप्रत्यय के मापन के लिए 68 पदों वाली जो सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री था उसका निर्माण सागर शर्मा ने 1960 में किया था। 68 पदों वाली सेल्फ कंसेप्ट इन्वेंट्री का निर्माण 1960 में सागर शर्मा ने किया था। एसपी अहलूवालिया ने बालक आत्म प्रत्यय मापन का निर्माण किया जो 7 से 18 वर्ष के लोगों के लिए होती है। आत्म प्रत्यय में 3 प्रमुख अवयव हैं। प्रमुख अवयव 3 हैं। आत्म संप्रत्यय में प्रमुख अवयव 3 होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष परक अवयव, दूसरा है प्रत्यात्मक
प्रत्यात्मक अवयव, और तीसरा है अभिवृत्ति परक अवयव। अभिवृत्ति परक अवयव। तो इस प्रकार से आत्म संप्रत्यय के 3 प्रमुख अवयव हैं, प्रत्यक्ष परक, प्रत्यात्मक परक और अभिवृत्ति परक अवयव। आत्म संप्रत्यय का जो अर्थ होता है, यानी आत्म संप्रत्यय जो है उसका अर्थ देखते हैं। यदि आत्म संप्रत्यय को एक वस्तु के रूप में देखा जाए, आत्म संप्रत्यय को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। जब हम अपने बारे में बातचीत करते हैं तो मैं, मैंने, मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। यदि हम अपनी क्रियाओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो यह पता चलता है कि हमें आत्म को वस्तु के रूप में प्रत्यक्षीकृत किया है। अतः इसमें व्यक्ति जो है वो अपने संबंध में ही सोचता है। अब आत्म एक प्रक्रिया के रूप में यदि हम देखें, आत्म को एक प्रक्रिया के रूप में देखें, आत्म प्रक्रिया के रूप में, आत्म एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो इसमें व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के समूह का बोध होता है। जैसे चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि में व्यक्ति का आत्म एक प्रकार का कर्ता है जो इन प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। तो वस्तु के रूप में तो व्यक्ति जो है वो अपने बारे में ही सोचता है, और आत्म जो एक प्रक्रिया के रूप में यदि इसको माना जाता है तो व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के समूह का बोध होता है। जैसे चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षीकरण आदि में व्यक्ति का एक प्रकार का जो आत्म है वो कर्ता होता है। तो इन प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है, व्यक्ति का कर्ता प्रभावित होता है आत्म प्रक्रिया के रूप में, और वस्तु के रूप में जो व्यक्ति है वो अपने बारों में छोड़ता है। इस प्रकार से अन्य जो शब्द हैं, जैसे रुचि को अभिव्यक्त, प्रवक्त एवं माप श्रेणी में वर्गीकृत करने का जो कार्य था वो सोपर ने किया था। सोपर महोदय ने रुचि को अभिव्यक्त, प्रवक्त एवं माप श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। और ड्रेबर महोदय जो हैं वो रुचि के बारे में बताते हैं कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप जो है वो रुचि को ड्रेबर महोदय ने माना है। ड्रेबर महोदय कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। यानी कक्षा के छात्रों की जो संख्या है वो मनोविज्ञान के अनुसार 20 होनी चाहिए। कोई बालक पाठ याद नहीं करके आता है तो हमें उसकी समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। यानी क्यों वह बालक जो है वो पाठ को याद नहीं करके आया, उसे हमें दंड देने की अपेक्षा उसकी समस्या है उसको निदान करने का प्रयास करना चाहिए। उसका जो कारण है वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। बुरी आदतों को छुड़वाने की जो विधि है वो अभ्यास विधि नहीं होती है, अभ्यास के द्वारा उस आदत को नहीं छुड़वाया जा सकता। जिन आदतों का संबंध शरीर की गतियों से होता है, हम उनको बिना किसी प्रकार के प्रयास से करते हैं, वह यांत्रिक आदतें होती हैं। यानी जिन आदतों को हम बिना किसी प्रयास के करते हैं, जिनको किसी प्रकार करने के लिए किसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, उनको यांत्रिक आदतें कहते हैं। यांत्रिक आदतें जो होती हैं वो बिना किसी प्रयास के व्यक्ति करता है। पहले हम अपनी आदतों को निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। यह जो कथन है वो ड्राइजियन महोदय ने कहा है। ड्राइजियन महोदय ये कहते हैं कि पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। सामाजिक कौशल विकसित करने में परिवार सबसे अधिक उपयोगी संस्था है। यानी सामाजिक कौशलों का निर्माण परिवार के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा सामाजिक कौशलों का सर्वाधिक और प्रमुख रूप से निर्माण किया जाता है। तो सामाजिक कौशलों का निर्माण करने या करवाने वाली जो संस्था है वो प्रमुख रूप से परिवार है। इसके अलावा आर्थिक संस्थाओं में व्यक्ति आज्ञाकारिता, ईमानदारी, बेईमानी, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक कौशल सीख जाता है। इन आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं वहाँ कार्य करते करते व्यक्ति आज्ञाकारिता, ईमानदारी, बेईमानी, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि जो सामाजिक कौशल हैं उनको सीख लेता है।
अब क्रो एंड क्रो कहते हैं कि निर्देशन आदेश नहीं है। निर्देशन यानी डायरेक्शन जो है वो आदेश नहीं होता है। यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति पर लादना नहीं है। यह एक व्यक्ति के लिए उन निर्णयों का करना नहीं है जो उसे स्वयं करना चाहिए। यह किसी दूसरे के जीवन के उत्तरदायित्व को वहन करना ही है। यानी किसी दूसरे के जीवन को उत्तरदायित्व करने की जो प्रक्रिया है वही निर्देशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसी प्रकार से प्रक्रिया यानी वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को सफल जीवन जीने के योग्य बनाती है वो निर्देशन प्रक्रिया है। यानी निर्देशन प्रक्रिया के माध्यम से ही, निर्देशन प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन यापन को सफल बनाता है। यानी अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन को सफल बनाने की जो प्रक्रिया है वो निर्देशन है। यानी किसी व्यक्ति के लिए यदि उचित प्रकार से और उचित समय पर निर्देशन मिल जाता है तो वह अपने कैरियर को यानी अपने भविष्य को उचित प्रकार से बना सकता है, अपने भविष्य का सही निर्माण कर सकता है। और यदि व्यक्ति के लिए सही समय पर सही निर्णय करने में सहायता नहीं मिले, यानी उसको निर्देशन उचित प्रकार से जब जरूरत होती है उस समय नहीं मिले, तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को खराब कर सकता है और गलत डिसीजन ले सकता है। इसलिए कहा गया है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है और अपना जो जीवन यापन है वो सफलता के साथ कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। लाइक शेयर आदि का आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार से बढ़ाते रहें, निरंतर रूप से जुड़े रहें। आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज आते रहेंगे। धन्यवाद।